हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से आ गए हैं न्यू 5 स्टडी पे। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने इस सीरीज में हम लोगों ने स्टार्ट किया है 10 का शॉर्ट। ये 10 के शॉर्ट में हम लोग क्वेश्चंस को है जो सीरीज वाइज डिस्कस कर रहे हैं। हर दिन है जो हम लोग इंपॉर्टेंट एकदम मोस्ट एक्सपेक्टेड 10 क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं। फर्स्ट अभी तक हम लोगों ने 1 से लेकर 20 तक वीडियो में कर लिया है। ठीक है, आगे हम लोग करेंगे। ठीक है, और इसका है जो क्या बोलता है पीडीएफ में है जो क्या बोलता है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, लाइक करना मत भूलना यार। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, या पढ़ो। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एनालाइज, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एनालाइज एनी टू फैक्टर्स दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेटर डिप्रेशन इन द अमेरिकन ड्यूरिंग 1929। तो बता रहा है कि दो ऐसे फैक्टर बताना है तुम्हें। ठीक है, जो क्या बोलता है ग्रेट डिप्रेशन था अमेरिका 1929 के समय में, यानी कि 1929 के समय में अमेरिका कौन से प्रॉब्लम से है जो ज्यादा फेस कर रहा था। ठीक है, तो आपको बताना है। यहाँ पे बोल रहा है कि मेंशन टू फैक्टर्स काउसिंग डिक्लाइन इन अमेरिकन इकोनॉमी। अमेरिका का इकोनॉमी है जो 1929 में ऐसा कौन सा कारण था जिसके कारण डिक्लाइन हो रहा था। क्या वो फॉलिंग एग्रीकल्चर प्राइसेस था, एक्सेसिव डिपेंडेंस अपॉन द यूएस फॉर द फाइनेंस एंड विड्रॉल ऑफ यूएस लोन्स टू द सेव देयर ऑन इकोनॉमी। इन दोनों में से बताना है तुम्हें। तो पहला कह रहा है कि क्या एग्रीकल्चर प्राइसेस गिरने के कारण इकोनॉमी डाउन हो रहा था, या फिर क्या बोलता है यूएस जो क्या बोलता है लोन की जो पॉलिसी रखता था, एक्सेसिव डिपेंडेंस अपॉन द यूएस फॉर द फाइनेंस एंड द विड्रॉल ऑफ द लोन्स, यूएस लोन्स टू द सेव देयर ऑन इकोनॉमी, कि वो है जो क्या बोलता है सबको लोन दे रखा था वो देना बंद कर दिया था। सॉरी, जो सबको ज्यादा लोन दे रहा था उसके कारण है जो उसका इकोनॉमी डाउन हो रहा था, वो हम लोग देखते हैं। चलो इसका आंसर आप अपने नोटबुक में लिख भी सकते हो या फिर मैं अभी बताऊंगा। देखो यहाँ पे है जो क्या बोलता है, मैं अभी हर क्वेश्चन के है जो 6 आंसर बताऊंगा। ठीक है, ये शॉर्ट के साथ साथ लॉन्ग भी हो जाएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी ऊपर नीचे दाहिने बामे राइट लेफ्ट अप डाउन जो भी हो सकते हैं मैं तुम्हें सब बता दूंगा। ठीक है, इसलिए इसे ऑनेस्टली डिलीजेंटली फॉलो करो। ठीक है, और इसे याद भी करना है। तो आप पहला ये लिख सकते हो कि agricultural overproduction remained a problem and it was made worse by the falling agricultural prices। देखो अमेरिका में क्या हो रहा था ना कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है जो बहुत ज्यादा हो रहा था। ठीक है, एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है किसका, एग्रीकल्चर का ज्यादा प्रोडक्शन होने के कारण सामान ज्यादा हो गया। क्या हो गया, जब सामान है जो मोर हो गया जिसके कारण प्राइसेस है जो उसके है जो फॉल होने लगे। प्राइजेस जो थे उसके क्या होने लगे, फॉल होने लगे, जिसके कारण उसका इकोनॉमी है जो डाउन होने लगा। क्योंकि अब सामान तो बहुत सारा है। ठीक है, सामान है जो बहुत सारा है लेकिन क्या बोलता है और उसके प्राइसेस भी कम हो रहे हैं। ठीक है, और वो बिक भी बहुत कम दाम में रहा है, तो उससे तो मुनाफा होने वाला है नहीं। ठीक है, तो पहला कारण ये था कि क्या बोलता है प्रोडक्शन मोर होने के कारण उसके प्राइसेस जो थे क्या हो रहे थे, लो हो रहे थे। क्लियर। सेकेंड आप लिख सकते हो as per the slumped and agricultural incomes declined, farmers tried to expand production and bring a large volume of produce to the market but it pushed down prices। यहां पे कह रहा है बच्चों, ठीक है एक बार फिर से पढ़ो आप लोग। as per the slumped and, जैसे कि प्राइस है जो स्लम्प्ड हुआ, जैसे ही प्राइस है जो डाउन हुआ, स्लम्प्ड मतलब होता है डाउन, जैसे ही प्राइसेस डाउन होने लगे क्योंकि प्रोडक्शन तो ओवर प्रोडक्शन कर रहा है, जैसे ही प्राइसेस डाउन होने लगे तो एग्रीकल्चरल इनकम है जो डिक्लाइन हो गया। एग्रीकल्चरल इनकम उस कंट्री का क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया, जिसके कारण फार्मर्स ट्राई टू एक्सपेंड मोर प्रोडक्शन। अब मान लो कि वो है जो फार्मर्स को है जो पहले है जो फार्मर्स को है जो मान लो पहले जो 5,000 रुपया मिल रहा था। ठीक है, तो अब वो है जो क्या बोलता है और भी पैसा कमाने के लिए है जो और भी क्या बोलता है प्रोडक्शन बढ़ा देगा। ठीक है, क्योंकि उसको है जो उसके नीड का है जो फुलफिल नहीं हो रहा था, इसलिए उन लोगों ने क्या किया कि अपना है जो एग्रीकल्चरल इनकम को मेंटेन करने के लिए फार्मर्स ने अपने प्रोडक्शन को क्या कर दिया, बढ़ाया, एक्सपेंड किया। क्या किया बच्चों, एक्सपेंड किया। एंड ब्रिंग अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ द प्रोड्यूस
प्रोड्यूसेस टू द मार्केट बट इट पुश्ड डाउन द प्राइजेस। अब मार्केट में बहुत ज्यादा सामान आ गया जिसके कारण प्राइजेस फिर से फॉल होने लग गए। ठीक है, इन द मिड 1920 की बात है, many countries financed their investments through loans from the US. It was the extremely easy to raise loans in the US when the going was good. ये गलत लिखा हुआ यहाँ पे। ठीक है, ये पॉइंट्स सही है, बस यहाँ पे एक पॉइंट मिसिंग है। देखो हम इसको बताना, ये थर्ड पॉइंट कहना क्या चाह रहा है। जैसे कह रहा है कि यूएस का एक पॉलिसी था, ठीक है, वो है जो छोटे छोटे कंट्री को है जो लोन देता था, छोटे छोटे कंट्री को क्या देता था, लोन। ठीक है, जिसके कारण उसे है जो इंटरेस्ट मिलता था, इंटरेस्ट है जो उसकी इकोनॉमी पर को बूस्ट करता था, उसकी इकोनॉमी को क्या करता था, बूस्ट करता था। ये मिड 1920 की बात है। मेनी कंट्रीज फाइनेंस्ड देयर इन्वेस्टमेंट थ्रू द लोन्स फ्रॉम द यूएस। इट वाज एक्सट्रीमली इजी टू रेज द लोन्स। इस जिसके कारण बहुत सारी कंट्री ने है जो लोन लेना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, यूएस है जो सबको लोन बांट ले जा रहा है, छोटे छोटे कंट्रीज को, स्मॉल कंट्रीज को लोन है जो वो प्रसाद की तरह बांटते जा रहा है, जिसके कारण उसका फॉरेक्स रिजर्व है, रिजर्व घटने लग गया। उसका फॉरेक्स रिजर्व क्या होने लग गया, डिक्लाइन होने लग गया। ये भी एक कारण था उसके इकोनॉमी पर इंपैक्ट का, क्योंकि वो इतना ना सबको लोने बांटने लग गया ना, ठीक है, कि उसके पास ही पैसे घट गए, नहीं कहता है, अपनी जेब खाली और सबको बांटने लग गए। ठीक है, तो ये भी है जो उसको है जो ज्यादा इंपैक्ट किया था। तो पहला बात समझ में आ गया कि एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन के कारण है जो प्राइसेस लो होने लग गए। जब प्राइसेस लो होने लगे तो फार्मर्स ने मोर प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब मोर प्रोडक्शन करना स्टार्ट हो गया तो फिर भी मार्केट में उसका प्राइस कम होने लग गया। फिर थर्ड में है जो उसने है जो लोन बांटना स्टार्ट कर दिया था, जिसके कारण भी उसका है जो इकोनॉमी डाउन होने लग गया था। तो ये तीनों पॉइंट याद रखना, और भी 3 पॉइंट है, ठीक है, उसको भी आप ध्यान में रख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो एक सेकेंड, हाँ पढ़ो। जैसे बोल तो दो रहा है, लेकिन अगर आप इसको भी कर लेते हो, ठीक है, तो बहुत ही हेल्पफुल होगा। चौथा पॉइंट कर रहा है कि बट फर्स्ट हाफ ऑफ द 1928 के समय कंट्रीज दैट डिपेंडेड क्रूशली ऑन द यूएस लोन्स फेस्ड एक्यूट क्राइसिस। बहुत सारे कंट्री है जो यूएस के लोन पे है जो डिपेंड हो गया, जिसके कारण यूएस है जो यूएस में क्राइसिस फेस करना पड़ा, यूएस को क्राइसिस फेस करना पड़ा फाइनेंशियली। Withdrawal of the US loans affected the rest of the world in the different ways. In Europe, it led to the failure of the small major banks and it collapses of the currencies such as the British pound sterling. देखो इस तरीके से उसने तो क्या किया, उसने तो है जब लोन देना बंद कर दिया, लोन देना उसने क्या कर दिया, बंद कर दिया, जिसके कारण यूरोप के बहुत सारे कंट्री क्या है जो करेंसी, यूरोप का बहुत सारा कंट्री जो है, एक सेकेंड, यूरोप का बहुत सारा कंट्री में करेंसी क्या हो गया, कोलैप्स हो गया और वो डेफिसिट में जाने लग गया, घाटे में। ठीक है, तो एनी 2 ऑफ पॉइंट्स यू कैन राइट, ठीक है, जो भी आपको याद हो रहे हैं, ठीक है, आप याद लिख सकते हो इनमें से। ठीक है, तो पहला बात यही कहा कि बहुत सारा लोन देने के कारण क्या बोलता है, उसका है जो कंट्री है जो फाइनेंशियली क्राइसिस फेस करना पड़ा। थर्ड पॉइंट सॉरी, अब यहां पे क्या था कि लोन बंद करने के कारण यूरोप के बहुत सारे कंट्री है जो उसका कंट्री का जो करेंसी है डाउन हो गया, जिसके कारण कंट्री में डेफिसिट देखा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो इस क्वेश्चन को पढ़ो, क्या कह रहा है, पढ़ो। हाँ, तो कह रहा है कि मेंशन द प्रोविजंस दैट कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू सेक्युलर कंट्री। बताओ, बताना है आपको कैसा प्रोविजन बताओ जिसके कारण हमारा कंट्री एक सेक्युलर कंट्री होता है, ये बताना है आपको। ठीक है, राइट डाउन 2 प्रोविजंस मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नो प्रोविजन, नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द इंडियन स्टेट्स। ठीक है, बताना है कि क्या हमारे कंट्री का जो है कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन थ्रू द फंडामेंटल राइट्स। चलो बताओ,
तो रिलीजन से बात को अब याद आ रहा है, ठीक है। अच्छा, भारत में कितने रिलीजन है बता सकते हो? भारत में 6 रिलीजन्स है। कितने रिलीजन्स है? 6। नंबर फर्स्ट में है हिंदू, नंबर 2 में है मुस्लिम्स, नंबर 3 में है सिख्स, नंबर 4 में है जैन, नंबर 5 में है बुद्धिज्म, बुद्धाज, और नंबर 6 में है पारसीस। ठीक है, पारसीस। तो हमारे कंट्री में जो 6 रिलीजन है, ठीक है, और सेकुलर प्रोविजन किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत हमारे कंट्री में जोड़ा गया था? 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, एक सेकेंड, 1976 को है जो सेक्युलर वर्ड को हमारे प्रियम्बल में है जो जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये आप याद रखना। क्लियर? चलो इसका आंसर देखते हैं। तो कह रहा है, क्या कह रहा है? तो आंसर इसमें से दोनों में से 2 पॉइंट लिख सकते हो आप। ठीक है, कह रहा है कि देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर द इंडियन स्टेट। पहला बात ये याद रखना है कि हमारे कंट्री में कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। हमारे कंट्री में कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। क्लियर? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव अ स्पेशल स्टेटस टू एनी रिलीजन। हमारे कंट्री में किसी भी रिलीजन का ऑफिशियल रिलीजन नहीं बनाया गया। ठीक है, ये याद रखना है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स टू ऑल इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट। प्रोफेस माने कि किसी भी रिलीजन को वो स्वीकार कर सकता है। प्रैक्टिस, वो किसी भी रिलीजन को पूजा पाठ कर सकता है। ठीक है, उसका प्रैक्टिस कर सकता है। प्रोपोगेट, फैलाना। प्रोपेगेट, किसी भी रिलीजन को वो स्प्रीड कर सकता है। ठीक है, कैसे हम लोग भजन कीर्तन नहीं करवाते हैं और क्या बोलता है, जिसके कारण हम लोग प्रोपोगेट करने की कोशिश करते हैं अपने रिलीजन्स को। ठीक है, बाय एनी रिलीजन और नॉट टू फॉलो एनी। ठीक है, या फिर ये भी बताया गया कि यह कोई भी व्यक्ति अगर कोई रिलीजन को नहीं फॉलो करना चाहता है तो वो फॉलो नहीं भी कर सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है कि कंट्री कोई भी रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन नहीं मानता। दूसरा है जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो सबको प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपोगेट करने का राइट्स देता है। और क्या है सेकेंड? थर्ड है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन। आर्टिकल बताओ कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 हमारा कहता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ द रिलीजन। तुम रिलीजन के हिसाब से किसी को है जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, नहीं तो वो दंडनीय अपराध होगा, पनिशेबल ऑफेंस है। फोर्थ पॉइंट, सेकुलरिज्म इज एन आइडियल कॉन्स्टिट्यूट्स वन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ आवर कंट्री। जब हमारा कंट्री है जो बन रहा था, ठीक है, तो सेकुलरिज्म वर्ड को भी है जो क्या बोलता है, रखा गया था, लेकिन उसको प्रेम्बल में है जो ऐसे लिखा नहीं गया था, लेकिन ये आइडियोलॉजी है जो आइडियोलॉजी को दिमाग में रख के ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया गया था। ठीक है, पांचवा पॉइंट कहता है एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द स्टेट टू इंटरवेन इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वालिटी विद इन द रिलीजियस कम्युनिटी। हाँ, स्टेट यहाँ पे कहने का मतलब कंट्री है जो इन्वॉल्वमेंट है जो दिखा सकता है अगर उसे लगता है कि कोई भी कम्युनिटी का है जो राइट्स छीना जा रहा है। ठीक है, या फिर वहां पे है जो हार्मोनी नहीं बन रही है, तो वो इंटरवेन करके, ठीक है, मैटर्स ऑफ द रिलीजन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वालिटी, और वो इक्वालिटी देने के लिए वो बीच में टांग अपना अड़ा सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट। ठीक है, याद हुआ इतना? तो पहला पॉइंट यही है कि कंट्री का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है जो सबको प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपोगेट करने का राइट्स देता है। थर्ड पॉइंट आप लिख सो, थर्ड पॉइंट में आपको ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन है जो प्रोवाइड करता है, प्रोहिबिट्स द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। रिलीजन के पर है जो कोई भी व्यक्ति है जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। ठीक है, सेकुलर स्टेट, सेकुलरिज्म का आइडिया रख के ही हमारा कंट्री को है जो बनाया गया था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था। फोर्थ पॉइंट कहता है कि स्टेट है जो हमारा गवर्नमेंट है जो क्या बोलता है, रिलीजियस कम्युनिटी में इक्वालिटी और हार्मोनी को लाने के लिए वो इंटरवेन कर सकता है। क्लियर? एनी टू ऑफ देम यू कैन राइट। अगला क्वेश्चन कहता है सजेस्ट एनी टू
ways to conserve energy resources in India. दो ऐसे रास्ते बताओ जिससे हम एनर्जी को है जो कंजर्व कर सके हैं. अच्छा बताओ, रिसोर्स क्या है? रिसोर्स क्या होता है, बता सकता है कोई? रिसोर्स उसे कहते हैं बच्चे, ए थिंग विच फुलफिल द ह्यूमन नीड, विच फुलफिल द ह्यूमन नीड, जो ह्यूमन के नीड को फुलफिल करता है, विच फुलफिल द ह्यूमन नीड, उसी को है जो क्या बोलता है, रिसोर्स कहते हैं. ठीक है, ह्यूमन नीड. क्लियर? रिसोर्स कितने टाइप के होते हैं बता सकते हो कोई? रिसोर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल रिसोर्स, एक होता है नेचुरल रिसोर्स. ठीक है, एक होता है ह्यूमन मेड रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स. ठीक है, और बता देता हूं. ठीक है, एक सेकेंड. जिसको आता है वो आगे बढ़ा लो. ठीक है, जिसको नहीं आता है उसको देख लो थोड़ा सा. ठीक है, क्योंकि ये वीडियो सबके लिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिसको पता भी नहीं है. ठीक है, तो बता रहे हैं. तो नेचुरल रिसोर्सेस में आ जाता है एक एग्जॉस्टिबल रिसोर्स, एग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्टिबल, एक सेकेंड. हाँ, एग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्टिबल रिसोर्स. और एक होता है इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स, जिसे अभी तक नहीं निकाला गया है, सही से यूज नहीं हुआ है. ठीक है, एग्जॉस्टिबल रिसोर्स. एग्जॉस्टिबल रिसोर्स वैसे रिसोर्स को कहते हैं जो क्या बोलता है, जिसे निकाला जा सकता है. ठीक है, जिसे एक्सट्रैक्ट इजिली किया जा सकता है, और ये इकोनॉमिकली बेनिफिट होता है. इकोनॉमिकली क्या होता है, बेनिफिट करते हैं. इकोनॉमिकली, इकोनॉमिकली बेनिफिट देते हैं, बेनिफिट देते हैं. ठीक है. इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स किसे कहते हैं? ऐसे रिसोर्स जिसे एक्सट्रैक्ट अभी तक नहीं किया गया है, एक्सट्रैक्ट अभी तक सही से नहीं किया गया है. ठीक है, एग्जाम्पल ले ले. जैसे कोल, पेट्रोल. ठीक है, ये सब जो एग्जॉस्टिबल है. ठीक है, इनएग्जॉस्टिबल कौन से हैं? जो अभी तक जिसे निकाला जा चुका है. ठीक है, कोल अभी भी बहुत जगह पे, ऐसे ऐसे जगह पे है जहां पे हम लोग को अभी नहीं मिला है. ठीक है, चलो तो इसका आंसर देखते हैं फटाफट बिना देरी किए हुए. ठीक है, इसके समझ लें, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था रिसोर्स के बारे में. रिसोर्स दो टाइप के होते हैं, नेचुरल रिसोर्स होते हैं, क्या बोलता है, ह्यूमन मेड रिसोर्स होते हैं. नेचुरल रिसोर्स दो टाइप के होते हैं, एग्जॉस्टिबल रिसोर्स और इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स. ठीक है, एग्जॉस्टिबल रिसोर्स उसे कहते हैं, एग्जॉस्टिबल रिसोर्स उसे कहते हैं जो क्या बोलता है, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इसको जिसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं. तो क्वेश्चन हमारा क्या रहा था, सजेस्ट एनी टू वेज टू कंजर्व एनर्जी रिसोर्सेस इन इंडिया. एनर्जी को हम लोग कैसे बचा सकते हैं इंडिया में. ठीक है, बचाना है. चलो तो पहले इसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे 6 तरीके हैं. ठीक है, इनमें से आप कोई भी लिख सकते हो, 2 ठो. द प्रमोशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, कंजर्वेशन माने बचाना, सेव करना. कंजर्वेशन माने क्या होता है, सेव एंड इंक्रीज्ड द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस. क्या होता है, रिन्यूएबल, जिसे फिर से प्राप्त कर सकते हैं. री ऑब्टेन्ड, जिसे क्या किया जा सकता है, री ऑब्टेन किया जा सके. क्या किया जा सके, री ऑब्टेन. ठीक है, जैसे हो गया सोलर एनर्जी. ठीक है, विंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी, जियोथर्मल, ये सब को है जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, रिन्यूएबल एनर्जी, इसको फिर से प्राप्त करते हैं. जैसे सोलर प्लेट से सन का लाइट तो घटने वाला नहीं, हवा तो रुकने वाली नहीं है, और जमीन के अंदर जो थर्मल एनर्जी है उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ये सब है जो हम लोग को प्रमोट करना चाहिए, सोलर एनर्जी को, विंड एनर्जी को, जियोथर्मल एनर्जी को. ठीक है, हाइड्रो एनर्जी को भी. ठीक है, जो पानी से निकलता है. तो यहाँ पे ये कर रहा है कि प्रमोशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एंड इंक्रीज द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस. ठीक है, पहले हम लोग को क्या करना है कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस को बढ़ाना है. हैव टू अडॉप्ट द काउशन अप्रोच फॉर द जुडिशियस, यानी बुद्धिमानी पूर्वक. जुडिशियस माने इंटेलिजेंटली, ठीक है, इंटेलिजेंटली
हैव टू अडॉप्ट ए cautious अप्रोच फॉर द जुडिशियस यूज ऑफ आवर लिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेज। बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो हमारे यहाँ लिमिटेड है। क्या है? हमारे यहाँ लिमिटेड है, उसको है जो जुडिशियसली, बुद्धिमानी पूर्वक हम लोग को यूज करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो खत्म ना हो जाए, ताकि हमारे भविष्य में भी जो आएंगे उनके लिए भी हो सके। जैसे कोल हो गया, ठीक है, इन लोग को हम लोग को अच्छे से यूज करना है। पेट्रोल हो गया, ठीक है, अभी बगल में बाजार भी जाना है तो हम लोग गाड़ी उठाते हैं, बाइक, और फुड़फुड़ा देते हैं, ठीक है। ऐसा भी तो कर सकते हैं, पैदल भी तो जा सकते हैं बगल में अगर मार्केट है तो, ठीक है। तो इसको हम लोग को सेव करना है ताकि वो फ्यूचर में भी ये आगे रह सके। थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंस्टीड ऑफ द इंडिविजुअल व्हीकल्स। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को यूज कर सकते हो आप, जैसे बस, ट्राम, ट्रेन, ठीक है। अब मान लो कि 50 किलोमीटर का डिस्टेंस जाना है, वहां पे आपको पता चल रहा है कि वहां पे रेलवे रूट्स है सही से, ठीक है, तो आप अपना बाइक उठाते हो चले जाते हो। अरे ट्रेन से भी जा सकते हो, ठीक है, बस भी प्रेफर करो, ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना है। स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट इन यूज। इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर दो, पंखा, बॉल, बत्ती को बंद कर दो जब आप घर में नहीं हो, रूम में नहीं हो तो, या फिर रूम में निकल रहे हो, रूम से निकल रहे हो तो। यूजिंग पावर सेविंग डिवाइसेस, हम लोग को पावर सेविंग डिवाइसेस को यूज करना चाहिए, ठीक है, ताकि एनर्जी कंजर्व रहे। यूज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वही हो गया, ठीक है, सोलर वाला, सोलर हो गया, विंड हो गया, इन सभी, एनी ऑफ टू यू कैन राइट। क्लियर? तो ये बता रहा था कि एनर्जी को कैसे कंजर्व करेंगे, रिन्यूएबल रिसोर्सेस, रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करके ज्यादा। दूसरा जुडिशियसली है, जो क्या बोलता है, हम लोग अप्रोच लगाएंगे, काउशंस लगाएंगे, ठीक है। थर्ड, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करेंगे। फोर्थ, स्विच ऑफ करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को जब हम लोग रूम में नहीं होंगे तो। पावर सेविंग डिवाइसेस को यूज करेंगे। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को हम लोग, नॉन सोर्सेस वाले एनर्जी प्रोडक्शन वाले चीजों को यूज करेंगे, जैसे विंड, सोलर, ताकि हम एनर्जी को कंजर्व कर सकें। क्लियर? मूव। हाँ, तो ये दूसरा क्वेश्चन था। क्या था क्वेश्चन? ये क्वेश्चन था बच्चों कि सजेस्ट एनी 2 ways टू इंप्रूव द यूजेस ऑफ सोलर एनर्जी। बताओ, दो तरीके आपको बताना है जिसके कारण आप है जो सोलर एनर्जी को है जो यूजेस को इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ये तो आप यहां पे है, क्या है, राइट 2 ways टू इंप्रूव द यूजेस ऑफ सोलर एनर्जी। यूजेस ऑफ द सोलर पैनल CPV, यानी कॉन्सेंट्रेटेड फोटोवोल्टाइक सेल, ठीक है, इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। इंप्रूव एफिशिएंसी ऑफ सोलर पैनल्स, कैसे हम लोग सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी को इंप्रूव करेंगे, लिख सकते हैं। यहाँ पे 6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनमें से आपको 2 लिख देने हैं, ठीक है, तो 2 जो भी आपको याद हो जाता है आप याद कर लो। रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ सोलर एनर्जी, अगर सोलर एनर्जी के कॉस्ट को अगर कम, सोलर पैनल्स के कॉस्ट को अगर हम कम करेंगे तो सारे लोग हैं जो उसको खरीद पाएंगे, ताकि वो अफोर्डेबल हो जाए, ठीक है। यूज ऑफ इफिशियंट सोलर पैनल मॉडल्स का है जो इफिशियंट, एक सेकेंड, हाँ, तो वही कह रहा है, एक सेकेंड, पेन थोड़ा सा, ओके। तो सोलर पैनल का हम लोग यूज कर सकते हैं रिड्यूस करके उसके कॉस्ट को। सेकेंड, यूज ऑफ इफिशियंट सोलर पैनल, सोलर मॉडल्स। देखो, मार्केट में 2 टाइप के सोलर पैनल्स आते हैं, एक क्या बोलता है सस्ता वाला, एक महंगा वाला, ठीक है। तो जो महंगा वाला है तो उसमें गुड क्वालिटी होगा, तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि सब्सिडी प्रोवाइड करके उसको है जो थोड़ा कम कॉस्ट पे प्रोवाइड करे जनता के लिए, ठीक है। राइजिंग अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी, सभी को बताना चाहिए हम लोग को, ठीक है, कि रिन्यूएबल एनर्जी की इंपॉर्टेंस क्या है। इजी इंस्टॉलमेंट प्रोसेस, ठीक है, उसके इंस्टॉलमेंट प्रोसेस को हम लोग इजी कर सकते हैं, ठीक है। बाय पैनल्स विद द हाई कॉन्सेंट्रेटेड फोटोवोल्टाइक सेल्स, ऐसे पैनल्स को हम लोग खरीदेंगे, गवर्नमेंट को चाहिए कि सब्सिडी देके ऐसे है जो हाई कंसेंट्रेटेड फोटोवोल्टाइक सेल प्रोवाइड करे। अवॉइड इंस्टॉलिंग सोलर पैनल्स इन द शेडेड एरियाज, माने कि छाया वाली इलाकों में, ठीक है, छाया वाली इलाकों में, शेडेड एरिया में है जो क्या बोलता है सोलर पैनल्स को न लगाए, ठीक है, जिसके कारण हम लोग है जो इंप्रूव कर सकते हैं यूजेस ऑफ द सोलर एनर्जी को। क्लियर? तो इनमें से कोई भी 2 आप लिख सकते हो, कोई शक?
ओके रॉजर, नेक्स्ट। तो 24 क्वेश्चन पे आ गए हैं, चलो पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो तो क्या है, मैं बड़ा कर देता हूं, एक सेकेंड। हाँ पढ़ो, व्हाट वाज दैट? इट इन what ways government can increase the employment in the rural sector? यानी कि गांव वाले इलाके में गवर्नमेंट ऐसा कौन सा है जो क्या बोलता है तरीके अपनाएंगे जिसके कारण नौकरी, ठीक है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट बढ़े। मेंशन 2 मेजर्स एम्प्लॉयड बाय द गवर्नमेंट टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट। क्या इंक्रीज करे? एम्प्लॉयमेंट वो वहां पे इंक्रीज हो सके। क्लियर? इंट्रोडक्शन ऑफ मेगा प्रोजेक्ट, ठीक है, बताओ इंट्रोडक्शन ऑफ मेगा प्रोजेक्ट से न्यू डैम्स, सॉरी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फूड प्रोसेसिंग पार्क्स, बताओ इन सभी दोनों के बारे में बताना है आपको। देखो तो यहां पे 6 दिए हुए हैं, आप बता सकते हो इनमें से कोई भी। ओके दिख रहा है? हाँ क्या लिखा हुआ बताओ, पढ़ो। तो लिखा हुआ है, पहला पॉइंट आप लिख सकते हो, बाय इंट्रोड्यूसिंग मेगा प्रोजेक्ट न्यू डैम्स इज कंस्ट्रक्टेड एंड कैनाल्स। अगर हम लोग क्या बोलते हैं न्यू डैम्स बनाएंगे गांव के इलाका में, कैनाल्स बनाएंगे, तो वहां पे लेबर तो चाहिए, क्या चाहिए? लेबर, लेबर तो चाहिए, तो लेबर वहां पे चाहिए, तो वहां से जो लोकल पीपल्स को उठा सकते हैं और उन लोग को भी जो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो ये एक तरीका हो सकता है कि मेगा प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस करके, जैसे न्यू डैम्स कैनाल्स बिल्ड करके, ठीक है, वहां पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं। दूसरा चीज क्या है कि हम लोग टर्सरी फैसिलिटीज को प्रोवाइड करके, ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग द टर्सरी फैसिलिटीज इन एन एरिया। टर्सरी फैसिलिटीज में आ जाते हैं सर्विस फैसिलिटी, सर्विस, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट ने जो PMKY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है, PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कौशल विकास योजना, ठीक है, इसके तहत लोगों को है जो स्किलफुल करने की कोशिश किया था, स्किलफुल, जिसके कारण लोगों में स्किल आवे, सबको जो क्या बोलता है सर्विस प्रोवाइड कर सके, ठीक है, सभी स्टूडेंट्स को जो क्या बोलता है क्लास 10th क्लास 12th वाले कर रहे हैं, ठीक है, उनको है जो स्किल सिखाया जा रहा था, ठीक है, जिसके कारण वो है जो सर्विस प्रोवाइड कर सके लोगों को। तो इंट्रोड्यूसिंग बाय द टर्सरी फैसिलिटीज इन दैट टाइप ऑफ एरिया, ये भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती है। तीसरा पॉइंट क्या कर सकता है? टू आइडेंटिफाई, प्रमोट एंड लोकेट इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज इन द सेमी रूरल एरिया। हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां पे इंडस्ट्री बैठा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इंडस्ट्री। देखो बच्चों, अगर वहां पे इंडस्ट्री बैठेगी, क्या बैठेगी? अगर वहां पे इंडस्ट्रीज बैठेगी, एक सेकेंड, अगर वहां पे बच्चों इंडस्ट्रीज, अगर मान लो कि वहां पे इंडस्ट्रीज बैठेगी, ठीक है, इंडस्ट्रीज बैठेगी, तो क्या बोलता है, जब उसको लिए तो लेबर चाहिए, यहां पे भी लेबर वर्क चाहिए, तो भी वहां पे है जो क्या बोलता है एम्प्लॉयमेंट तेजी से बढ़ेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं, कहां पे है जो इंडस्ट्री बैठा सकते हैं, ताकि वहां से जो प्रोडक्शन भी बने, लो प्राइसेस पे रॉ मटेरियल भी पहुंच जाए और ट्रांसपोर्टेशन भी सही से हो सके, ठीक है। इसलिए कह रहा है कि आइडेंटिफाई एंड प्रमोट एंड लोकेट कर सके इंडस्ट्री के लिए, ताकि वहां पे है जो सेमी रूरल एरिया में लोगों को नौकरी मिल सके। चौथा पॉइंट लिख सकते हो, इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू सेटअप इंडस्ट्रीज, इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू सेटअप इंडस्ट्री, वहां पे जो इंडस्ट्री बैठा सकते हैं, जैसे मैंने पिछले पॉइंट्स में बताया, दैट प्रोसेस वेजिटेबल्स एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स लाइक द पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, ताकि वहां पे वेजिटेबल्स लाइक पोटैटो और स्वीट पोटैटो को है जो वो क्या कर सके, हार्नेस कर सकें। जैसे आप लोग खाते हो ना चिप्स, लेस का चिप्स खाते हो, इसका खाते हो, चिप्स खाते हो ना, तो इन सभी का है जो यूज है जो इंडस्ट्री में कर सके, और उसको गवर्नमेंट को भी बेनिफिट मिल सके, कंट्री को भी इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो सके, और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल सके, ठीक है। अगला पॉइंट हो सकता है, बाय प्रमोटिंग टूरिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट, टूरिज्म को प्रमोट करके, एंड रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री, न्यू सर्विसेज लाइक IT, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको प्रमोट करके, ठीक है, वहां पे लोगों को जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे टूरिज्म, जैसे मान लो नालंदा यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो वहां पे है जो क्या बोलता है टूरिज्म को प्रमोट किया जाए, तो वहां के लोगों को है जो लोकल वहां के लोगों को है जो जॉब प्रोवाइड हो सकता है, ठीक है। रीजनल क्राफ्ट्स को हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज, एक सेकेंड, दिख नहीं रहा होगा आपको, हाँ, कॉटेज इंडस्ट्री, एक सेकेंड, ये सी होगा ना, ओके, कॉटेज इंडस्ट्री को है जो हम लोग प्रमोट कर सकते हैं,
ठीक है। कॉटेज इंडस्ट्री वही जो हाथ से बनते हैं, जितने भी सामान बनते हैं, जैसे पंखा हो गया, ठीक है, स्वेटर हो गया, इन सभी को जो रीजनल क्राफ्ट्स को हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। न्यू सर्विसेज लाइक द आईटी को प्रमोट कर सकते हैं, जिसके कारण उन लोग को जॉब मिलेगा। क्लियर? तो कौन कौन सा पॉइंट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, बताओ। तो पहले हम लोग क्या बोल सकते हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करके, ठीक है, सेमी रूरल एरियाज में, जैसे क्या बोलता है, न्यू डैम्स, कैनाल्स, जिसके कारण लेबर वहां तो चाहिए ही चाहिए, जिसके कारण जॉब प्रोवाइड होगा। टर्सरी सेक्टर को इंक्लूड करके, बोलो मेरे साथ, बोलना पड़ेगा तभी याद होगा आपको। टर्सरी सेक्टर्स को प्रमोट करके, जैसे सर्विसेज प्रोवाइड करके, जैसे PMKY स्किल्स दे रहे हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई, प्रमोट एंड लोकेट करना इंडस्ट्रीज को, बोलो, इंडस्ट्रीज को वहां पे बैठाकर उसे भी लोगों को है जो नौकरी मिलेगी, ठीक है। इंडस्ट्रीज में वेजिटेबल्स एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर जैसे पोटैटो, स्वीट पोटैटोज को प्रमोट करके, प्रमोटिंग टूरिज्म, बोलो, टूरिज्म को प्रमोट करके, रीजनल क्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज को प्रमोट करके, और न्यू सर्विसेज लाइक IT को प्रमोट करके हम लोग जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं। यहां तक कोई डाउट? हाँ, एक बार रिवाइज कर लो, एक सेकेंड में पानी पी लेता हूं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट 25 नंबर 25 पढ़ो, क्या है क्वेश्चन? ओके, पढ़िए बच्चों। अब आ गया 3 नंबर वाला, ठीक है। इसमें जो 3 पॉइंट्स आपको देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं 6 इसलिए बता रहा हूं, ठीक है, ताकि उस टॉपिक से रिलेटेड सारे पॉइंट्स आप कवर कर लें, ठीक है। तो कह रहा है इसमें क्वेश्चन कि हाउ वाज द सोशल एंड पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ द इंडिया अफेक्टेड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? टाइम टेन्योर 1914 टू 19 सॉरी, ऐसा क्यों लग रहा है कि 18 था? यस, 18 ही था। क्या था, बोलो? 1914 से लेकर 1918 तक है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टेन्यूर था, ठीक है। तो यही कह रहा है कि हाउ वाज द, क्या बोल रहा है सवाल, कह रहा है कि हाउ वाज द सोशल एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इंडिया अफेक्टेड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बताना है आपको, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये है, हिंट है। Write 3 points about the impact of the World War First on the political and social situation. Raise in defense expenditure, क्या defense expenditure हमारा बढ़ गया था? Forced recruitment, क्या वहां पे forced recruitment होने लग गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में? Rise in taxes and duties, क्या taxes और duties बढ़ने लग गए थे? चलो बताते हैं। तो यहाँ पे आंसर है, बताओ, रीड करो इसे, मेरे साथ रीड करते चलो, देखना पक्का आपको याद हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, ठीक है। इसमें से आपको 3 ही पॉइंट लिखने हैं, ठीक है, इनमें से कोई भी 3 याद कर लेना। द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। वॉर ने सबसे पहले क्या किया कि न्यू इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन को क्रिएट किया। इट लेड टू ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस, यह है जो डिफेंस में काफी बढ़ोतरी हुआ। इन एक्सपेंडिचर विच वॉज फाइनेंस्ड बाय द वॉर लोन्स, जो है जो उसको फाइनेंस किया जा रहा था वॉर लोन्स के द्वारा, ठीक है। इंक्रीजिंग टैक्सेस इंक्रीज किया गया। कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड, कस्टम ड्यूटीज को जो बढ़ा दिया गया, और इनकम टैक्स को भी जो इंट्रोड्यूस किया गया था। ये पूरा पॉइंट से आप सीधा कह सकते हो, ठीक है। वॉर लोन्स है जो प्रोवाइड किया गया, जिसके कारण, ठीक है, जिसके कारण लोगों को एक सेकेंड, हाँ, वॉर लोन्स को है जो क्या बोलता है, इंट्रोड्यूस किया गया। और सेकेंड पॉइंट क्या था? डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ाया गया। डिफेंस एक्सपेंडिचर, ठीक है, डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाने के कारण लोगों को वॉर लोन दिया जाने लग गया, ठीक है। अभी देख रहे हो रशिया यूक्रेन में है जो लड़ाई हो रहा है, तो क्या बोलता है, यूएस है जो फाइनेंस कर रहा है यूक्रेन को वॉर में। तो ये है जो डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ाया गया ताकि वो वॉर लोन्स को जो प्रमोट कर सके। और यहाँ पे जो कस्टम ड्यूटी को भी बढ़ाया गया था, और इनकम टैक्स जैसे चीजों को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। दिख नहीं रहा है क्या? चलो अब दिखेगा, पढ़ो। थर्ड पॉइंट क्या कर रहा है कि थ्रू द वॉर ईयर्स प्राइसेस इंक्रीज्ड, ठीक है। लड़ाई के कारण बहुत सारी चीजों का है जो प्राइसेस जो क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था। जैसे डबलिंग बिटवीन द 1913 टू 1918,
1913 से लेकर 1918 तक के जो प्राइसेस डबल हो गए थे, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप, बहुत दिक्कत हो रहा था, ठीक है, एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल, कॉमन पीपल के लिए जो एक्सट्रीमली हार्डशिप, सॉरी, कॉमन पीपल को है जो जीना काफी मुश्किल हो गया था, ठीक है। विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स, गांव वालों से कहा गया कि आप लोग है जो सोल्जर्स दीजिए हमें, ठीक है। सोल्जर्स को रिक्रूट कर किया जाने लगा फोर्सली, वो लोग चाहते भी नहीं थे, कोई वॉर में थोड़ी जाना चाहता है, ठीक है, फोर्सली रिक्रूटमेंट किया जाने लगा। रूरल एरियाज काउज्ड वाइड स्प्रेड एंगर, जिसके कारण रूरल एरिया में काफी गुस्सा और नफरत फैल गया, ठीक है। द क्रॉप्स फसलें फेल्ड इन मेनी पार्ट्स, फसलें हैं जो फेल हो गई मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, रिजल्टिंग इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, जिसके कारण फूड का भी है जो शॉर्टेज हो गया। रे दिस वॉज द अकॉम्पनीड बाय एन इन्फ्लुएंजा, और इसी के कारण एक बीमारी भी आ गई थी हमारे कंट्री में, वो था इन्फ्लुएंजा, एपिडेमिक, एपिडेमिक, ठीक है। एक छोटे से क्षेत्र में जब अफेक्ट करता है तो उसे एपिडेमिक कहते हैं, ठीक है। तो एपिडेमिक भी अफेक्ट किया, जिसके कारण मिलियंस ऑफ पीपल पेरिस्ड, क्षेत्र, पेरिस्ड मैंने होता है एरिया, एरिया एज अ रिजल्ट ऑफ फेमाइन एंड द एपिडेमिक, जिसके कारण वो फेमाइन, फेमाइन मैंने भूखमरी, हंगरनेस में चला गया, इसमें चला गया हंगरनेस, हंगरनेस में बच्चों चला गया, ठीक है। तो आप इसको याद कैसे रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 6 पॉइंट है। पहला पॉइंट में उन्होंने क्या किया था, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कहानी है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कहा, ठीक है, द वॉर क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। दूसरा में क्या हुआ कि उन लोगों ने अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा लिया था, क्या बढ़ा लिया था, डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा लिया, जिसके कारण वो लोग है जो वॉर लोन्स देने लगे। कस्टम ड्यूटी भी है जो उन लोगों ने इंक्रीज कर दिया था, कस्टम ड्यूटी को भी उन लोगों ने क्या कर दिया था, इंक्रीज कर दिया था, और इनकम टैक्स को भी उन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट में ये था। थर्ड प्राइस में क्या था, सॉरी, थर्ड पॉइंट में क्या था कि प्राइसेस इंक्रीज होने लगे 1913 से लेकर 1918 के कारण में, जिसके कारण कॉमन पीपल को काफी है जो दिक्कतें झेलनी पड़ी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में आप याद कर सकते हो कि विलेजर्स है जो क्या बोलता है, फोर्सली, विलेजर्स को फोर्सली है जो रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने, जिसके, और क्रॉप्स भी है जो बहुत सारे पार्ट्स ऑफ कंट्री में हमारे है जो फेल हो गए, ठीक है, जिसके कारण फूड है जो शॉर्ट हो गया। एक और लास्ट पॉइंट में क्या था कि एपिडेमिक वहां पे फैल गया था, ठीक है, इन्फ्लुएंजा जैसे, ये भी काफी अफेक्ट किया था उस समय, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट्स में से आप 3 है जो वहां पे जवाब दे देना, ठीक है। नेक्स्ट 26, 26 कह रहा है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ो। सॉरी, द क्वेश्चन इज, या क्वेश्चन है बच्चे, एग्जामिन, एक सेकेंड, क्वेश्चन एक ही है ना, ये दूसरे 27 का है, ठीक है, ये जो है 27 का है, ये 26 का है, ठीक है। तो कह रहा है कि एग्जामिन द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द रेलवे नेटवर्क, किसका, रेलवे नेटवर्क के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, इन इंडिया। आपको बताना है कि रेलवे नेटवर्क है जो हमारे इंडिया में किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एग्जामिन द 3 फैक्टर्स विच अफेक्ट द लोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेलवे, वेरिंग फिजियोलॉजी, माने कि जमीन के स्ट्रक्चर के हिसाब से, डिफरेंट पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन के डेंसिटी के हिसाब से कैसे बटा हुआ है हमारा रेलवे, माने डिस्ट्रीब्यूटेड है। इनएक्सेसिबल टर्रेन्स, टर्रेन्स के हिसाब से, टर्रेन्स माने एरिया, एरिया के हिसाब से, ठीक है। चलो इसका आंसर डिस्कस करते हैं। तो इसका आंसर इतना बड़ा है, ठीक है, तो मैं इसको जूम कर देता हूँ, ठीक है, 2 पार्ट में आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो 2 तक यहाँ तक है, ठीक है, सॉरी, या पढ़ो। कर आए इसका आंसर, फिजिकल, पेन का साइज, फिजिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स हैव इन्फ्लुएंस्ड, फिजिकल और इकोनॉमिक, कौन सा, फिजिकल और इकोनॉमिक फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस किया है द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स ऑफ द इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे पर 2 फैक्टर्स डिपेंड किया है, फिजिकली और इकोनॉमिकली, ठीक है। नेटवर्क इन द फॉलोइंग वेज, पहला आप याद रख सकते हो नॉर्दर्न प्लेन्स। अच्छा, नॉर्दर्न प्लेन्स कहाँ है, ऊपर वाला पार्ट जो हमारा इंडिया है, एक सेकेंड, पाकिस्तान को भी ले लिया हम लोगों ने,
ठीक है, तो ये वाला ऊपर वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये नॉर्दर्न प्लेन्स में आता है। क्या आता है? नॉर्दर्न प्लेन्स में। ठीक है, तो नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या हो गया था कि लेवल लैंड, नॉर्दर्न प्लेन्स में है जो लैंड है जो लेवल में है, ठीक है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, वहां पे हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, रिच एग्रीकल्चरल रिसोर्सेस हैव फेवर्ड डेवलपमेंट ऑफ द रेलवेज इन दीज प्लेन्स। वहां पे लेवल जमीन है जो बहुत ही समतल, यानी समतल जमीन वहां पे मिला। ठीक है, मैंने लैंड है जो एकदम प्लेन टाइप का था, प्लेन एरियाज है ना, यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स है ना। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी वहां पे था, क्या था? हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, रिच एग्रीकल्चर रिसोर्सेस हैव फेवर्ड डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज इन दिस एरिया, जिसके कारण वहां पे जो डेवलपमेंट हुआ। क्लियर? हाँ, नेक्स्ट उसी में, हाउएवर ए लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स रिक्वायरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस अक्रॉस देयर वाइड रिवर बेड्स पोज्ड सम ऑब्स्टिकल्स। वहां पे क्या है कि यहाँ पे आप जानते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे रिवर बहती है, गंगा रिवर। ठीक है, गंगा रिवर है, इधर से है, बहुत सारे पंचनाद रिवर्स निकलते हैं। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे रेलवे का कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। वहां पे हम लोग को ब्रिजेस बनाने पड़े। क्या बनाने पड़े थे? ब्रिजेस। द पेनिसुलर रीजन ये वाला है, पेनिसुलर रीजन। ठीक है, पेनिसुलर रीजन्स एंड द हिमालयन रीजन्स की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, हिमालयन ये वाला ऊपर वाला पार्ट। इट इज अ हिली टेरेन। हिली माने क्या हो गया? पहाड़ी इलाके हैं। द रेलवे ट्रैक्स आर लेड थ्रो लो हिल्स। रेलवे ट्रैक्स को है जो नीचे वाले पहाड़ियों के से है जो निकाला गया, गैप से, टनल से उनको है जो निकाला गया है रेलवे लाइंस को। जैसे आप देखते हो कि पहाड़ी इलाकों में आप जाते होगे तो गैप से है जो पहाड़ों के बीच से है जो रेलवे पटरी निकला हुआ रहता है। ठीक है, टनल्स बनाए हुए रहते हैं। क्या बनाए हुए रहते हैं? टनल्स। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ले द रेलवे लाइंस, इसलिए वहां पे है जो रेलवे लाइंस को डालने में बहुत डिफिकल्टी हुआ था। हिमालयन रीजन इज अ माउंटेनियस रीजन। ठीक है, टू आर नॉट फेवरेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेलवे लाइंस ड्यू टू द हाई रिलीफ। हिमालय का जो रीजन है, ठीक है, पहाड़ी इलाका है पूरी तरीके से, क्या है? माउंटेनियस रीजन है, जिसके कारण वहां पे जो कंस्ट्रक्शन में काफी दिक्कत हुआ था। ठीक है, एंड हाई रिलीफ स्पार्स पॉपुलेशन, वहां पे पॉपुलेशन भी बहुत ही कम है, जिसके कारण इकोनॉमिक फायदा भी नहीं है। ठीक है, नो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज टू देयर। ठीक है, तो पेनिसुलर रीजन और हिमालयन रीजन में है जो क्या बोलता है, रेलवे लाइंस को बैठाने में काफी दिक्कत हुआ था। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स में क्यों दिक्कत नहीं हुआ? क्योंकि वहां पे है जो लेवल ऑफ लैंड है, हाई पॉपुलेशन है, ठीक है, रिच एग्रीकल्चर है, जो फेवर्ड किया था डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज। ठीक है, सॉरी, थर्ड पॉइंट देखो क्या है, डिजर्ट्स ऑफ राजस्थान। लिखा हुआ है डिजर्ट्स ऑफ राजस्थान। On the sandy plains of the western Rajasthan too, it is very difficult to lay railway lines which has hindered यानी रोका। hindered माने क्या होता है? stop। hindered माने क्या होता है? hindered माने होता है बच्चे stop किया the development of the railways। ठीक है, यानी कि राजस्थान में भी सैंडी इलाका है जहां पे रेलवे लाइंस बैठाना काफी मुश्किल है। बालू पर रेलवे चलेगी, पटरियां तो बैठ नहीं पाएगी, बहुत ही दिक्कत होता है। क्योंकि अगर बालू पर है जो क्या बोलता है, पटरियों को अगर बैठाया जाए, ठीक है, तो वो नीचे की तरफ क्या हो सकते हैं? धंस सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए सैंड में भी रेलवे लाइंस बैठाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, स्वैम्प ऑफ राजस्थान। स्वैम्प बने दलदली। स्वैम्प बने क्या होता है? दलदली, दलदली इलाके ऑफ गुजरात। फॉरेस्टेड ट्रैक्ट ऑफ मध्य प्रदेश के जंगली इलाके, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, दीज आर ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रेलवे लाइंस। तो ये सभी इलाके हैं जहां पे रेलवे लाइंस बनाना मुश्किल है। द कॉन्टिजियस स्ट्रेच ऑफ द सहाद्री कहाँ है? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। वेस्टर्न घाट कहाँ है? वेस्टर्न घाट, सहाद्री। The contiguous stretches of the Sahadri could be crossed only through the gaps of and passes। ये जो हमारा इंडिया है नीचे वाला, यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, तो सहाद्री के जहाँ पे गैप्स हैं, ठीक है, और पासेस हैं, वहीं से सिर्फ और सिर्फ क्या बोलता है, रेलवे लाइंस को निकालना पॉसिबल हो पाया है। थ्रू द कोंकण रेलवे कहाँ है? गोवा में। ठीक है, ये कोंकण कोस्ट, ये कोस्ट को ना कोंकण कोस्ट कहते हैं, गोवा वाले कोस्ट को कोंकण कोस्ट। ठीक है,
गोवा वाले कोस्ट को कोंकण कोस्ट कहते हैं। कोंकण को रेलवे अलोंग द वेस्ट कोस्ट हैज बीन डेवलप्ड बट इट हैज ऑल्सो फेस्ड ए number of problems such as the sinking of the track in some stretches and landslides। वहाँ पे जो डूबने का डर था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ही मार्सी लैंड्स है ना, ठीक है, समुद्र के नज़दीक है ना, समुद्र के नज़दीक है, तो ये सिंक करने का, लैंडस्लाइड्स भी आने का वहाँ पे ज़्यादा खतरा रहता है, ठीक है। इनमें से कोई भी आप 3 पॉइंट्स उठा के लिख देना। क्लियर? चलो चलो अब हो भी गया, ठीक है। कहाँ तक पहुंच गया? 26 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। 3 क्वेश्चन और है, फटाफट कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सो देखो हम लोगों ने एक टारगेट लिया है, ठीक है, 10 का शॉर्ट। हम लोग डे का टारगेट्स बनाते हैं उसको कंप्लीट करके ही जाएंगे, ठीक है, चाहे उसके लिए जे भी हो जाए, ठीक है। 3 क्वेश्चन और है, रुक जाओ, ठीक है, इतना तो कर लिया। चलो फटाफट पढ़ो 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 पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ो। क्या है सवाल? इन वॉट वेज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कंपनीज यानी एमएनसीज, ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम द अदर कंपनीज। एमएनसीज जो है अदर कंपनी से कैसे डिफरेंट है बताओ, एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल। 3 नंबर का सवाल है। देखो मैं जूम कर देता हूं। यस, कह रहा है बच्चे, देखो ध्यान से, डोमेस्टिक कह रहा है कि एमएनसी जो है अदर कंपनी से कैसे डिफरेंट है वो बताना है। द डोमेस्टिक कंपनीज टेंड टू रेस्ट्रिक्ट देयर ऑपरेशंस टू द कंट्री ऑफ ओरिजिन। क्या होता है ना कि डोमेस्टिक कंपनीज जो है अपने सीमा के क्षेत्र में ही है जो रह जाते हैं, वो बाहर निकल के ट्रेड नहीं कर सकते, नहीं कर पाते हैं, इसलिए उसे डोमेस्टिक कंपनी कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कंपनियां हैं जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस ऑपरेट्स इन मोर देन 2 कंट्रीज। एमएनसी क्या होता है? मोर देन 2 कंट्रीज में अगर वो ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? एमएनसी कंपनीज बोलते हैं, ठीक है। 2 कंट्रीज में जो ऑपरेट करता है, जैसे इन्फोसिस हो गया, टाटा हो गया, क्या हो गया? इन्फोसिस हो गया, टाटा हो गया, ये सब है जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। कंपनीज जैसे कि इन्फोसिस एक्सपेंड ग्लोबली, पूरे दुनिया में वो फैले हुए हैं, फॉर मेनी रीजंस, बहुत कारणों से, मोस्टली टू ऑब्टेन न्यू मार्केट। पहला पॉइंट क्या है कि वो लोग क्यों फैले हुए हैं भाई? न्यू मार्केट को खोजते हैं। चीपर रिसोर्स, ताकि वहां पे उन लोग को जो चीपर रिसोर्स मिल सके। रिडक्शन इन ऑपरेशनल कॉस्ट, वहां पे जो रिडक्शन मिल सके। जैसे कि इंडिया का पॉपुलेशन काफी हाई है, इंडिया में बहुत सारे एमएनसी इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे लेबर है जो बहुत ही चीप प्राइस पे मिल जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर के लेबर जो बहुत ही चीपली मिल जाते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ विच सिग्निफिकेंटली अफेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है। दीज बेनिफिट्स ऑल्सो इंक्रीज द रिस्क फेस्ड बाय द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। ये रिस्क है जो फेस करते हैं मल्टीनेशनल। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे क्या बोल रहा है? ऑल ऑफ विच सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कभी कभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी अफेक्ट होता है। दीज बेनिफिट्स ऑल्सो इंक्रीज द रिस्क फेस्ड बाय द मल्टीनेशनल कंपनीज। देखो जहां पे बेनिफिट्स होगा वहां पे रिस्क भी तो होगा, ठीक है, रिस्क भी हो सकता है, ठीक है, कि गवर्नमेंट कितना टैक्स लगा सकता है उस कंट्री का, ठीक है, उसको फैसिलिटी दे सकता है कि नहीं, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है कि नहीं, तो ये सब उन लोग को रिस्क रहता है, ठीक है। रिस्क यही है कि गवर्नमेंट कहीं टैक्स ना बढ़ा दे एमएनसीज पे, ठीक है। कंट्री है जो क्या बोलता है, गवर्नमेंट है जो उन कंट्रीज को है जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पा रहा है कि नहीं, यही सब रिस्क होते हैं। थर्ड पॉइंट, मल्टीनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स, मल्टीनेशनल जैसे कि इन्फोसिस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिफर्स, अलग है, फ्रॉम डोमेस्टिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स इन द 6 इसेंशियल वेज। 6 इसेंशियल वेज के कारण है जो वो लोग डिफरेंट होते हैं। कितने वेज हैं? 6 इसेंशियल वेज के कारण वो लोग डिफरेंट है, ठीक है। अब कह रहा है कि अनलाइक देयर डोमेस्टिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट काउंटरपार्ट्स, the multinationals are the subject to exchange the rates that differ based on the prevailing inflation rates in the foreign countries where they operate. Unlike their domestic financial management counterparts, जैसे कि मान लो कि हमारे कंट्री में 2 टाइप के हैं, ठीक है, एक एमएनसी है, एक डोमेस्टिक कंपनी, ठीक है। एमएनसी कंपनी और डोमेस्टिक कंपनी अनलाइक
Unlike their domestic and financial management counterparts, multinational companies are the subject to exchange rates that differ based on the prevailing inflation rates in the foreign countries. अब क्या है कि बाहर वाले यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, और वहाँ वहाँ का सामान है जो यहाँ पे कंट्री में, अपने कंट्री में बेचने लग जाएंगे, तो इससे है जो इन्फ्लेशन पे भी अफेक्ट करता है. इन्फ्लेशन भी है जो क्या हो सकता है, बढ़ सकता है या फिर घट सकता है, बढ़ भी सकता है या फिर घट सकता है, ठीक है, जिसके कारण क्या बोलता है, डोमेस्टिक कंपनीज है जो काफी अफेक्ट होते हैं. क्लियर? तो इनमें से कोई 3 पॉइंट उठा के लिख देना. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. सॉरी, अब कह रहा है 28 नंबर पढ़ो. डिफ्रेंशिएट बिटवीन द डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. चलो बताओ, डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है. हाईलाइट द 3 डिफरेंसेस बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज, सॉरी गवर्नमेंट के बारे में डिफरेंसेस बताना है. पहले आपको बताना है ट्रांसपेरेंसी कैसे वो लोग मेंटेन करते हैं, डिग्निटी ऑफ द सिटीजन्स, डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स को वो कैसे मेंटेन करते हैं, रेजोल्यूशंस ऑफ द कन्फ्लिक्ट अगर हो जाता है तो उन लोग को जो सॉल्व कैसे करते हैं. ट्राई टू इंक्लूड द डिग्निटी, फ्रीडम एंड द नेगोशिएशन कंसेंसस, इन सभी को भी इंक्लूड करने की कोशिश करें. ठीक है, तो 3 नंबर के क्वेश्चन है. चलो इसको डिस्कस करते हैं. बताओ बताओ क्या हो सकता है, पढ़ो. या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर ट्रांसपेरेंट. पहले क्या होता है, पहला बात आपको याद रखना है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होते हैं. क्या होता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर द ट्रांसपेरेंट. लेजिटिमेट एंड अकाउंटेबल, याद रखना 3 वर्ड्स. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट होते हैं, लेजिटिमेट होते हैं और अकाउंटेबल होते हैं. बोलो मेरे साथ, ट्रांसपेरेंट होते हैं, लेजिटिमेट होते हैं और अकाउंटेबल होते हैं. वेयर एज नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर सेलेक्टेड एंड फॉर्म्ड एट देयर ऑन डिस्क्रिशन. डिस्क्रिशन मैंने हो गया, सॉरी, थिंकिंग. अपने थिंकिंग पे है जो वो लोग बना लेते हैं, अपने मन से है जो क्या बोलता है, अपने गवर्नमेंट को है जो बना लेते हैं वो लोग डिस्क्रिशन से. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स प्रोवाइड्स डिग्निटी एंड फ्रीडम टू ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जो सबको डिग्निटी देता है. क्या देता है, डिग्निटी एंड फ्रीडम. क्या देता है, डिग्निटी एंड फ्रीडम टू ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन के. क्लियर? कन्फ्लिक्ट्स आर रिजॉल्व्ड थ्रू द डिबेट्स. जितने भी कन्फ्लिक्ट्स है वो सब है जो डिबेट्स के द्वारा है जो रिजॉल्व किए जाते हैं, डिस्कशन के द्वारा रिजॉल्व किए जाते हैं, नेगोशिएशन के द्वारा, यानी बातचीत. किसके द्वारा, बातचीत के द्वारा है जो रिजॉल्व किए जाते हैं, rather देन डिस्क्रिशन. ठीक है, rather देन अपनी मनमानी करने के अलावा. ठीक है, इनहेंस डिग्निटी ऑफ द ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. सबकी डिग्निटी को हम लोग बढ़ाने की कोशिश करते हैं. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जो इनहेंस करता है डिग्निटी ऑफ ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन किए वह जो डिग्निटी को बढ़ाता है. इनमें से कोई भी 3 पॉइंट आप उठा के लिख दो, आंसर हो जाएगा. क्लियर, समझे आप? तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जो ट्रांसपेरेंट होती है. बोलो मेरे साथ, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर द ट्रांसपेरेंट, लेजिटिमेट और अकाउंटेबल होते हैं, जबकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और लेजिटिमेट नहीं होते हैं. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं डिग्निटी एंड फ्रीडम टू ऑल, सबको है जो डिग्निटी और फ्रीडम देते हैं, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन में, बिना कोई भेदभाव के. अगर कोई झगड़ा झंझट होता है, कंफ्लिक्ट होता है, तो दे आर रिजॉल्व्ड. उन लोगों को क्या किया जाता है, उसको है जो रिजॉल्व किया जाता है. दे आर रिजॉल्व्ड थ्रू द डिबेट. किससे, डिबेट से, डिस्कशन से. किससे, डिबेट, डिस्कशन और नेगोशिएशन से, रेदर देन डिस्क्रिशन, अपनी मनमानी करने के अलावा. इनहेंस डिग्निटी ऑफ ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, सबकी डिग्निटी को बढ़ाते हैं बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन किए हुए. क्लियर? 29 नंबर क्वेश्चन. अब देखो, अब बताना है बच्चों कि टर्शरी सेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम, हाउ द टर्शरी सेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर सेक्टर्स. जस्टिफाई द स्टेटमेंट एंड विद सुटेबल आर्गुमेंट. टर्शरी सेक्टर है जो कैसे है जो अदर सेक्टर से डिफरेंट है, आपको बताना है. ठीक है, चलो बताओ. यहां पे दिया हुआ है कुछ हिंट का आप हेल्प ले सकते हो. ठीक है, हाईलाइट द 3 डिफरेंसेस बिटवीन द टर्शरी सेक्टर, प्रोडक्ट्स ऑफ द सेक्टर. बताओ प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं टर्शरी सेक्टर में. इंटरैक्शन एंड द डिपेंडेंस अपॉन अदर सेक्टर्स, वो है जो कैसे है जो इंटरैक्ट करता है, ठीक है, और डिपेंड है किसी अदर सेक्टर्स पे. जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये एम्प्लॉयमेंट को कैसे जनरेट करता है उसको बताना है.
ठीक है, तो यहाँ पे बताया हुआ है, बता सकते हो। एक सेकेंड बड़ा कर देता हूँ थोड़ा। हाँ, ओके। टर्सरी सेक्टर इज बेसिक सर्विस सेक्टर। क्या है बच्चे? टर्सरी सेक्टर जो है एक बेसिक सर्विस सेक्टर है, ठीक है। वेयर एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर द सेक्टर्स दैट प्रोड्यूसेस गुड्स। प्राइमरी सेक्टर्स और सेकेंडरी सेक्टर कौन कौन सा? प्राइमरी सेक्टर्स एंड सेकेंडरी सेक्टर है जो गुड्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। किसको प्रोड्यूस करता है? गुड्स को प्रोड्यूस करता है। जबकि टर्सरी सेक्टर जो कौन सा? टर्सरी सेक्टर जो है क्या करता है? सर्विसेज प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? सर्विसेज प्रोवाइड करता है। टर्सरी सेक्टर्स सपोर्ट एंड हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर है जो सपोर्ट करता है। क्या करता है? टर्सरी सेक्टर जो सपोर्ट करता है और हेल्प करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सेक्टर। ये प्राइमरी और सेकेंडरी को जो हेल्प करता है, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, थर्ड टर्सरी। टर्सरी जो है प्राइमरी को भी, सेकेंडरी को भी हेल्प करता है और प्राइमरी को भी हेल्प करता है। क्लियर? टर्सरी एक्टिविटीज आर एन असिस्टेंस फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। टर्सरी एक्टिविटीज आर एन असिस्टेंस। टर्सरी एक्टिव जो भी तीसरे सेक्टर्स में जो भी काम होते हैं वो असिस्टेंस की तरह काम करते हैं। क्या करते हैं? वो मदद करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस, कि वो प्रोसेस में कैसे प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। द टर्सरी सेक्टर्स प्रोवाइड्स सर्विसेज लाइक द ट्रांसपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन किसको? एक सेकेंड, हाँ, टर्सरी सेक्टर है जो ट्रांसपोर्ट जैसा काम को प्रोवाइड करता है, बैंकिंग जैसे काम को प्रोवाइड करता हो, कम्युनिकेशन, दीज आर अंडर द टर्सरी सेक्टर्स, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग एंड कम्युनिकेशन ये सब टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। इट जनरेट्स, ये जनरेट करता है मोर एम्प्लॉयमेंट। अब सर्विसिंग सेक्टर है तो इसमें बहुत ज्यादा नौकरी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है अदर देन अदर सेक्टर्स, ठीक है, अदर देन अदर सेक्टर्स। इनमें से कोई भी 3 पॉइंट है जो आप उठा के लिख सकते हो। तो कौन कौन सा बात हम लोग ने बोला? टर्सरी सेक्टर्स के इंपॉर्टेंस को आपको बताना था, ठीक है। तो टर्सरी सेक्टर क्या करता है कि पहले टर्सरी सेक्टर तो एक पहले सर्विस प्रोवाइडर है। प्राइमरी सेक्टर्स और सेकेंडरी सेक्टर जो गुड को प्रोड्यूस करता है। किसको प्रोड्यूस करता है? गुड्स को प्रोड्यूस करता है, लेकिन यह है जो सर्विस प्रोवाइड करता है। टर्सरी सेक्टर है जो सपोर्ट करता है, हेल्प करता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को क्या करता है? वो हेल्प करता है और सपोर्ट करता है। बोलो मेरे साथ, ठीक है। थर्ड है जो क्या बोलता है? टर्सरी एक्टिविटीज, जैसे कि असिस्टेंस देता है प्रोडक्शन में, ठीक है। इसमें है जो क्या बोलता है? फॉर एग्जांपल ये सर्विस कैसे कैसे देते हैं? जैसे ट्रांसपोर्ट कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पे देता है, बैंकिंग देता है, ठीक है, बैंकिंग सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सेक्टर है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी चपका दो, ठीक है। आगे 30 नंबर सवाल, ठीक है। 30 नंबर सवाल का है जो हम लोग फर्स्ट नंबर डिस्कस करेंगे, सेकंड नंबर है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। हाईलाइट द वेरियस मेजर्स एंड द प्रैक्टिसेस of that the French revolutionaries introduced to create a sense of collective identity amongst the French people। बताना है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज जो है इंट्रोड्यूस किए थे क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, ताकि उन लोग के जो आइडेंटिफाई किया जा सके, क्या किया जा सके? आइडेंटिफाई किया जा सके अमंग्स द फ्रेंच पीपल। कुछ तो उन्होंने कलेक्टिव एफर्ट्स डाले होंगे जिसके कारण उन्हें है जो काफी है जो हम लोग जानते हैं, ठीक है। यानी कलेक्टिव आइडेंटिटी को कैसे उन लोगों ने है जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के द्वारा प्रस्तुत किया, तो ये हम लोग को पता करना है। ये 5 नंबर का सवाल है बच्चे, तो आपको 5 पॉइंट लिखना है, ठीक है। मूव ये तो उसका है, अच्छा सॉरी ये उसी का है, तो मैं बड़ा कर देता हूं थोड़ा सा। हाँ, क्वेश्चन है Write 5 points about the practices and the changes introduced by the French revolutionaries। 5 बातें लिखनी है जो फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। न्यू फ्लैग था, बताना है आपको कैसे था। नोशन ऑफ द यूनाइटेड कम्युनिटीज, बताना है कि उन लोग का नोटेशन क्या था, नोशन क्या था। कंपोजिशन ऑफ न्यू हिम्स मैंने हो गया सॉन्ग्स, ठीक है, वो कौन से कंपोजिशन थे उनको बताना है। न्यू सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स,
उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या थे वो बताना है। एबॉलिशन ऑफ द कस्टम ड्यूटीज को कैसे उन लोगों ने एबॉलिश किया, उन सभी को बताना है, ठीक है।